नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 1 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने हवासोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। विच कंट्री हैज़ टेस्ट फायर्ड हवासोंग 8 अ हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हवासोंग 8 नामक मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर इसका क्या है? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने इसको लॉन्च किया है। आइए देख लेते हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया सेज इट फायर्ड न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। उसका नाम क्या है? हवासोंग 8। नाम याद रखिएगा, हवासोंग। और किसने लॉन्च किया है? नॉर्थ कोरिया ने किया है। क्लियर है। अब इस समझ लेते हैं कि पहली बात तो मिसाइल सबको पता ही होता है क्या होता है। मिसाइल देखिए क्या होता है कि जो आपके हथियार होते हैं, यानी कि बम टाइप के जो हथियार हो, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उसको वो कैरी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर वो छोड़ देता है। तो एक वाहन की तरह मिसाइल यूज करता है। मिसाइल अपने आप में कुछ खतरनाक चीज़ नहीं, वो विस्फोटक पदार्थ ले जाने में सक्षम होता है, इसलिए वो खतरनाक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको ध्वनि समझना होगा। ध्वनि मतलब साउंड। आपको पता है ना, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं साउंड की ट्रैवलिंग कितनी होती है। तो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में, ठीक है। इन द एयर इसकी जो स्पीड होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसकी स्पीड अच्छा, इसकी जो स्पीड होती है उसी को बोलते हैं मैक नंबर। क्या बोलते हैं? मैक नंबर। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है मैक नंबर किसकी तीव्रता को मापने का एक मात्रक है। तो मैक नंबर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो साउंड को वेलोसिटी को मेज़र करना है तो आपको मैक नंबर निकालना होता है। और मैक नंबर इज इक्वल टू ध्वनि की स्पीड। समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नासा का ये फॉर्मूला है। कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी पदार्थ अगर उसकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार से कम होगी तो वो एक मैक नंबर 1 से कम होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, ध्वनि की स्पीड इज इक्वल टू मैक नंबर, दिख रहा ना है। रेशियो इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड। तो दोनों अगर भाग कर देंगे तो अगर 1 आया तो वही क्या हो गया? मैक नंबर। 1 से कम आया तो क्या हो गया? वो सब सोनिक मिसाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब सोनिक कहलाएगा। उसकी गति सब सोनिक हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए फिर से समझते हैं। मान लेते एक जहाज़ है, ठीक है। उसकी रफ्तार कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकंड। और इतनी ध्वनि की भी होती है। तो फिर कट गई है तो कितना बचा? 1 आया तो 1 मैक नंबर प्राप्त हुआ। अगर मान लीजिए उस जहाज़ की रफ्तार कितनी होती है? 250 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 250 मीटर प्रति सेकंड भागे 332, तो ये क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है 1 से कम हो जाएगा। तो 1 से कम हो गया तो ये क्या हो गया? सबसोनिक मिसाइल। 1 के बराबर हो गया तो क्या हो गया? ट्रांससोनिक मिसाइल। यानी कि ट्रांससोनिक मिसाइल किसे कहते हैं? जो ध्वनि के रफ्तार के बराबर से चलती है। फिर होता है क्या? सुपरसोनिक मिसाइल। कब? जब 1 से उसका ज़्यादा हो जाए। 1 से कम सबसोनिक, 1 के बराबर ट्रांससोनिक, और 1 से ज़्यादा हो जाए तो सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक कब होगा? जब उसकी रफ्तार 5 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मैक नंबर 5 से भी ज़्यादा हो, मतलब 5 गुना ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा होगा तो हाइपरसोनिक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो फिजिक्स के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे सीधे पूछेगा हाइपरसोनिक मिसाइल जो होते या कोई भी हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट है तो उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो ध्वनि की रफ्तार के 5 गुना होती है। और ये कितना मैक नंबर होना चाहिए? 5 गुना ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा इसका मैक नंबर होना चाहिए। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि मैक नंबर किसे मापते हैं? तो इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मापा जाता है और ध्वनि के चाल के हिसाब से, ठीक है। क्लियर हुआ। उत्तर कोरिया के बारे में निकले। देखिए 2 दिन पहले हमने उत्तर कोरिया को पढ़ा था। न्यूज़ क्या था कि उत्तर कोरिया को जो विंटर ओलंपिक होने वाला है, विंटर ओलंपिक कब होगा? 2022 में होगा। कब होगा? 2022 में विंटर ओलंपिक जो होने वाला है। 1 मिनट में इसको एयरप्लेन मोड पर लगा दूँ, नहीं तो कॉल आ जाएगा, ठीक। 2022 में विंटर ओलंपिक होगा। कहाँ होगा? ये बीजिंग में होगा। कहाँ पे होगा? बीजिंग में होगा, चाइना में, ठीक। तो वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एक न्यूज़ यहाँ से ये हो गई। दूसरा, नॉर्थ कोरिया से क्या न्यूज़ आई कि इसने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग का परीक्षण किया है। अब देखिए ये ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीप है जिसे कोरियन प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियन प्रायद्वीप, कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। ये कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा भूभाग जो 3 और सागर से गिरा होती है। इधर से गिरा, इधर से गिरा, इधर से गिरा है, इसलिए ये प्रायद्वीप है। जैसे भारत है, भारत का ये वाला इलाका, ठीक है। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला है। तो यहाँ पर अगर इसको देखिए तो बीच में आपको दिख रहा होगा
ये कटा हुआ है। कटा क्यों हुआ है, देखो फिर से देखोगे तो यहाँ पर कटा हुआ है। जो उसके ऊपर वाला भाग नॉर्थ कोरिया कहलाता है, उसके नीचे वाला भाग दक्षिण कोरिया कहलाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है ज्योग्राफी का, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो 38 डिग्री समांतर रेखा, या इसे बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ये यहाँ का लैटिट्यूड होता है, अक्षांश होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। इसको हमने कवर किया था तो फिर से हो गया। और नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, प्योंगयांग। क्या है, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। और दूसरी बात क्या है कि इसके जो राष्ट्रपति का नाम है किम जोंग, क्या, किम जोंग उन, ठीक है। ये सुप्रीम लीडर है, तानाशाह है, यहाँ का सुप्रीम लीडर है तानाशाह। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में जीन अल्बेला एसोसिएशन नामक संस्था को नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है। यह किस देश की संस्था है। रिसेंटली जील अल्बेना एसोसिएशन हैज़ बीन अवार्डेड नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। दिस एसोसिएशन इज फ्रॉम विच कंट्री। मतलब आप समझिए रिफ्यूजी अवार्ड क्या होता है। देखो एक संस्था होती है जिसका नाम है UNHCR, ठीक है। UNHCR अभी आगे हम तो एक्सप्लेन करेंगे। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। तो ये क्या करती है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। क्या है बच्चा, ये एजेंसी है, उसकी अंग नहीं है, उसकी एजेंसी है। इसका काम है पूरी दुनिया में जो रिफ्यूजी का संकट है, रिफ्यूजी की जो क्राइसिस हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद UNHCR के बारे में फिर से देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में जीन अल्बेला एसोसिएशन नामक संस्था को नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया, यह किस देश की संस्था है। तो देखिए बेटा ये यमन की संस्था है। किसकी संस्था है, यमन की संस्था है। आइए न्यूज़ देखते हैं। देखिए न्यूज़ है कि UNHCR द UN रिफ्यूजी एजेंसी, अभी बताया ना यूनाइटेड नेशन की ऐसी एजेंसी जो रिफ्यूजियों के, रिफ्यूजी मतलब जो शरणार्थी होते हैं, विस्थापित होते हैं, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए काम करती है। अनाउंसेस द विनर ऑफ इट्स 2021 नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड, ठीक है। और उसका नाम क्या है, देखिए जील अल्बेना। क्या नाम है, जील अल्बेना एसोसिएशन है, और ये यमन में काम करती है। तो यमन में विस्थापित लोगों के लिए काम कर रहे जील अल्बेना एसोसिएशन ने UNHCR पुरस्कार जीता, ठीक है। समझ में आ गया। तो संस्था ने जीता, कहाँ का जीता, यमन का जीता। और इसको किसने अवार्ड दिया है, UNHCR ने दिया है, ठीक है। और अवार्ड का नाम क्या है, नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड, ठीक है। हाँ ये रहा, देखो UNHCR, ठीक। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इज़ अ UN एजेंसी, एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो रिफ्यूजियों के लिए काम करती है। उनको प्रोटेक्ट करना, उनको जो है फिर से रीइस्टेब्लिश करना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, ये सारा का सारा काम करती रहते हैं। आपको पता है दुनिया में किसी, देखो एक मानवीय कारणों से और प्राकृतिक कारणों से जो है लोग जब अपना घर बार छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, किसी अन्य देश में जाके निवास करते हैं, शरण लेते हैं, तो उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है। मानवीय कारण में सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वार। जैसे अभी तालिबान में क्या चल रहा है, तालिबानियों को शासन आ गया, तो वहाँ पे युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है, तो लोग डर के मारे क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान छोड़ के किसी अन्य देश में शरण ले रहे हैं। तो जो जहाँ जाएंगे तो वो रिफ्यूजी बन के रहेंगे। तो रिफ्यूजी को क्या होता है, कुछ पावर, कुछ राइट्स होते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों की देखभाल करना, उनकी जीवन, उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकारों को देखना, ये सब काम यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के द्वारा किया जाता है। यमन में क्या हुआ था, देखो यमन एक बहुत ही अशांत मुल्क है, ठीक है। सऊदी अरबिया और यमन के साथ जो है झड़प होता रहता है, ये दोनों पड़ोसी देश हैं। यमन की राजधानी क्या है, सना। क्या है, सना। बस इतना समझ में होना चाहिए कि यमन की राजधानी क्या है, सना है, ठीक है। तो यमन में जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जिसे हाउदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउदी, ठीक है। आपसे पूछ भी लिया जाता है कि हाउदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या हाउदी विरोधियों का जो ग्रुप है, रिबेल बोलते हैं इनको, विरोधियों जो ग्रुप है, ये किस देश में सक्रिय है, तो यमन में सक्रिय है। ये टेररिज्म को फैलाता है, जिस वजह से वहाँ पे जो सिविल वॉर होते रहते हैं, गृह युद्ध होते रहते हैं, और इसमें सऊदी अरबिया का भी कुछ रोल होता है, ठीक है। तो यमन और सऊदी अरबिया के बीच में जो इस पंगे होते रहते हैं, इसमें हाउदी विद्रोही लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ के जो गरीब लोग रहे हैं उनके ऊपर किसी बहुत तरह के संकट आ जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, ये अन्य देशों में काम, फिर अन्य विरोधी शरणार्थी बन जाते हैं। तो ऐसे यमन में ये संस्था काम कर रही है, जीन अल्बेना, और उसने बेहतर काम किया, इसलिए उसको अवार्ड दिया गया, ठीक है। यमन के बारे में कुछ क्वेश्चन और बन सकता है इस पूरे लोकेशन के बारे में। देखिए ये है रेड सी, और ये क्या है, अरेबियन सी। क्या है, अरेबियन सी। तो दोनों को जो है जोड़ती है एक, यहाँ पे एक नैरो चैनल है। इस चैनल का नाम क्या है, इस चैनल का नाम है बॉब अल मंदेव। क्या नाम है, बॉब अल मंदेव। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बॉब अल मंदेव ये क्या है, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं बच्चा,
जल संधि। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बॉब अलमंदेब किन दो सागरीय जल राशियों को अलग करती है, तो रेड सी और अरेबियन सी, अरब सागर और लाल सागर को अलग करती है, ठीक है। और दूसरी क्या बात है, ये के अलावा कि ये यहाँ पर याद करो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। क्या है ये? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऐसे देश होते हैं जो अफ्रीका, सॉरी ऐसे देश नहीं, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे इरिट्रिया देश है, जिबूती है, इथोपिया है और सोमालिया, ये 4 देश मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। ये सिंह जैसी संरचना है इसीलिए बोलते हैं। तो यमन उसी के बॉर्डर, उसी के किनारे स्थित है। तो यमन से ये क्वेश्चन बन जाता है, रेड सी और अरेबियन सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का 3rd क्वेश्चन, हाल ही में किसने निधि 2.0 नामक योजना का शुभारंभ किया? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च निधि 2.0 स्कीम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी? सही आंसर क्या है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इसका शुभारंभ किया। आइए देखते हैं, लोकसभा स्पीकर लॉन्चेस निधि 2.0 स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक स्कीम है। इसका एक पुराना वर्जन निधि स्कीम पहले से ही चल रहा है। निधि का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर हॉस्पिटैलिटी सर्विस। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये होता है जो देख रेख करते हैं, मतलब रिसेप्शन देते हैं। ये टूरिज्म सेक्टर में बहुत यूज होने वाला शब्द है, ठीक है। किसी को सेवा देना, सर्विसेज देना, तो जैसे गाइड वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक। तो नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब होता है कि पर्यटन मंत्रालय ने निधि नामक एक स्कीम लॉन्च किया, जिसमें क्या होगा, सभी तरह के टूरिज्म से रिलेटेड डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा। एक तरह सारा डेटा एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, एक तरह का डेटाबेस होगा, ठीक है। इस डेटा का प्रयोग करके टूरिज्म मिनिस्ट्री क्या करेगा, अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, कहाँ क्या समस्या आ रही है उसको देखेगा। इस तरह की ये सारी इसमें किया जाएगा। तो इसका दूसरा वर्जन, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन निधि 2.0 लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्च किसने किया है? लोकसभा स्पीकर जी ने किया है, जिनका नाम क्या है? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी ये एक शायद कोटा से सांसद हैं, जो है क्या कहते हैं कि राजस्थान से, और ये लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा के स्पीकर का काम क्या होता है? लोकसभा के कार्यों का संचालन करना, और इसके लिए आर्टिकल 93 है। आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर का वर्णन है संविधान के, ठीक। बाकी ये देखिए हिंदी में भी है, यहाँ पर दिखा हुआ है कि निधि योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटीकरण की सुविधा और आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। सभी आवास इकाइयों को आतिथ्य उद्योग का हिस्सा बनने के लिए मंच पर खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कुल मिलाकर डेटाबेस तैयार करेगा जिसमें हर तरह के टूरिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसको और ज़्यादा अपग्रेड करके निधि 2.0 कर दिया गया है, ठीक है। बाकी पढ़ लेना, कुछ पढ़ भी लिया करो, सब हमारी तरफ देखते रहती हो। 4था क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर की शुरुआत की है? जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई, किसने की है? तो ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र कुमार जी ने शुरू किया, जो कि क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। जितेंद्र कुमार जी ने इसे लॉन्च किया। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। जन केयर, क्या? जन केयर। और ये क्या? अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब 2022 से लेकर 47 तक ये 25 वर्षों का ये कार्यक्रम होगा। इस 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर हर एक क्षेत्र को जो ज़रूरतें हैं, वित्तीय ज़रूरतें, प्रशासनिक ज़रूरतें या विधायी ज़रूरतें, वो सब पूरी करने के लिए सरकार तत्पर रहेगी, उसके लिए प्रयासरत रहेगी, ठीक है। तो इसी को लेकर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो ये जन केयर स्कीम लेकर आए हैं यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र कुमार जी। ये क्या है? ये हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है कि 75 स्टार्टअप खोले जाएंगे। कितने? 75 स्टार्टअप्स खोले जाएंगे। स्टार्टअप्स का मतलब होता है नए बिजनेस को बढ़ावा देने के जो स्कीम होते हैं उसे स्टार्टअप कहते हैं। समझ में आया? तो ये स्टार्टअप किस लिए होंगे? ये स्टार्टअप होंगे हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए, जो उनकी समस्याएं हैं, और इससे रिलेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी, क्या डिलीवरी मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित जो भी स्टार्टअप्स हैं, ये सारे स्टार्टअप 75 स्टार्टअप खड़े करने का प्रयास है। और यही है जन केयर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि 75 स्टार्टअप खोलने का निर्णय ले रहे हैं। यही है क्या? जन केयर अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, ठीक है। हिंदी में भी है, पढ़ लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में किसी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनबीए। एनबीए मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसका काम क्या है? ये एसोसिएशन है बास्केटबॉल से संबंधित सभी प्रकार के नियमों को देखता है, ठीक है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रणवीर सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया है? रणवीर सिंह को बनाया गया, ठीक है। रणवीर सिंह आपको पता है, अरे वही दीपिका पादुकोण जी के मर्द, ये
जो रंग बिरंगे कपड़ा पहनते हैं। रणवीर सिंह नेम्ड इंडियाज NBA ब्रांड एम्बेसडर। तो ये क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन, आज ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, 5 क्वेश्चन हमने देख लिया। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। PDF हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए